हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के बारे में। होगा क्या, हमें एक इनपुट एरे गिवन होगा, हमें उसमें एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस सर्च करनी है और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो सबसीक्वेंस क्या होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है, इनपुट एरे 541161। तो इसमें अगर मैं सबसीक्वेंसेस की बात करूँ तो 54 एक सबसीक्वेंस है, 511 एक सबसीक्वेंस है, 516 एक सबसीक्वेंस है। सिर्फ 5 भी अपने आप में एक सबसीक्वेंस है इस इनपुट एरे की। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सबसीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो। कहने का क्या मतलब है कि 511 बीच में 4 था, लेकिन 511 अपने आप में एक सबसीक्वेंस काउंट होगी। तो सब एरे और सबसीक्वेंस में ये डिफरेंस यही होता है कि सब एरे एक कॉन्टिन्यूअस होता है और सबसीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 54 भी एक सबसीक्वेंस है और 5411 ये सॉरी 54 भी एक सबसीक्वेंस है और 511 भी एक सबसीक्वेंस है। ऑन द अदर हैंड 54 सब एरे तो है, लेकिन 511 एक सब एरे नहीं है, क्योंकि सब एरे कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा। तो यहाँ पर हमें सबसीक्वेंस की बात करनी है, हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ बतानी है। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का क्या मतलब है? सबसीक्वेंस मैंने बताया, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का मतलब ये है कि जैसे 54 मैंने बताया एक सबसीक्वेंस है, क्या ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? नहीं, ये डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगी? जैसे यहाँ पर 5 और 11 ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वो सबसीक्वेंस होगी कि जैसे जैसे हम सबसीक्वेंस में आगे मूव करते हैं फॉरवर्ड, तो सबसीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे 5 11 16 5 11 5 इन फैक्ट एक इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट भी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस काउंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 1 1 एक सबसीक्वेंस है, लेकिन ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, क्योंकि वन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो वन से बड़ा नहीं है, उसके इक्वल ही है। तो यहाँ पर हम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में उसको इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मान रहे हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे 5 11 16 5 11, बट 1 1 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमें पता चला क्या होती है कि इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वो सबसीक्वेंस होगी such that ARR of I greater than होगा ARR of J के for every I which is greater than J। मतलब फोर्थ इंडेक्स पे जो हमारी सबसीक्वेंस का एलिमेंट पड़ा है वो ग्रेटर होगा किससे? थर्ड एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और जीरो इंडेक्स सभी से। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट सेकंड वन वनथ जीरो सबसे बड़ा होगा। तो अगर थर्ड इंडेक्स वाला जीरो वनथ और टूथ से बड़ा है और फोर्थ इंडेक्स वाला सिर्फ थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है वो जीरो वनथ और टूथ से भी बड़ा हो जाएगा। तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैंने एक्स्ट्रा एरे बना लिया जिसका नाम मैंने डीपी रख दिया और उसका साइज हमारे इनपुट एरे के साइज के इक्वल है। ठीक है, अब इस डीपी एरे में मैं स्टोर क्या करूंगी? तो इस डीपी एरे का ith इंडेक्स ये स्टोर करेगा कि ith इंडेक्स पर एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है। मतलब जैसे 5 4 11 1 16 1 ये एक एरे था, तो मैंने एक डीपी एरे बनाया और इनिशियलाइज उसको भी वन से कर दिया। इनिशियलाइज वन से करने का क्या मतलब है? वन ये डिनोट कर रहा है कि अभी सिर्फ मैं सिंगल एलिमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब जीरोथ पे वन 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 वैल्यू पड़ी है, इसका क्या मतलब है कि 5 जो जीरोथ इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है वो अपने आप में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी इनिशियली वन कर दिया। सिमिलरली वनथ इंडेक्स पर एलिमेंट जो पड़ा है 4, वो अपने आप में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो इसलिए मैंने ऐसे हर एक इंडेक्स पर जाकर अभी अपने डीपी एरे में वन को प्लेस कर दिया। ये वन ये डिनोट कर रहा है कि अभी इनिशियली हर सिंगल एलिमेंट अपने आप में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये वन को मैंने ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर प्लेस कर दिया। वन लेंथ है बेसिकली, हम लेंथ को स्टोर कर रहे हैं ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट ith इंडेक्स। एंडिंग एट ith इंडेक्स का क्या मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनेगी हमारी वो आई पर एंड कर रही है अभी के लिए, ith इंडेक्स को जब हम फिल कर रहे हैं। जैसे डीपी ऑफ वन का क्या मतलब है
वो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ जो 1th इंडेक्स वाले एलिमेंट पर एंड कर रही है, वो हम प्लेस कर रहे हैं। तो अभी इनिशियली मैंने क्या रखा है 1, क्योंकि इनपुट ऑफ 1 पे 4 रखा है, वो अपने आप में इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो ठीक है, मैंने क्या करा, अब तक एक एरे बनाया एक्स्ट्रा, उस एरे के हर इंडेक्स पर मैं ये स्टोर करना चाह रही हूँ कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस विच इज एंडिंग एट ith इंडेक्स, वो क्या होगी उसकी लेंथ। तो सबसे पहले मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ये मानकर कि हर एक सिंगल एलिमेंट तो अपने आप में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाएगा ही, तो इसीलिए अभी सब पे मैंने सब हर एक इंडेक्स पर अपने डीपी एरे में 1 प्लेस कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगी, मेरे डीपी एरे में हर एक पे यहाँ पर देखो 1 प्लेस हो चुका है। तो अब मेरे पास जो इनपुट एरे है, मैं क्या करूंगी, उसमें 2 फॉर लूप्स चलाऊंगी। क्यों चलाऊंगी और क्या करेंगे हम उसमें, मैंने क्या करा, 1th इंडेक्स से स्टार्ट करा अपने इस इनपुट एरे में, और 1th इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स थे 0 तक, 0th इंडेक्स तक, उन पर जाऊंगे। अब 1th इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है और 1th इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, मैं क्या करूंगी, उन हर एक एलिमेंट पर जाऊंगी, और जो एलिमेंट 1th इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा होगा, इक्वल नहीं ना ग्रेटर, सिर्फ छोटा होगा, तो हमारे 1th इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है, अगर मैं उसको उस जो पहले आने वाला एलिमेंट है उसके बाद लगाऊंगी, तो जाहिर सी बात है वो एक सबसीक्वेंस बनाएगा और एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो बना ली। अब डायरेक्टली मैं जो जिस एलिमेंट jth, सपोज वो इंडेक्स था जिससे jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से हमारा 1th इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है, तो dp ऑफ j पर जो वैल्यू पड़ी है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट दैट j, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, तो 1th इंडेक्स पर एंड होने वाली ये वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो मैं dp ऑफ 1 पे 1 प्लस dp ऑफ j डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, मैं पहले ये चेक करूंगी कि क्या dp ऑफ i पे जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है वो छोटी है किससे, 1 प्लस dp ऑफ j से, तभी मैं अपने dp ऑफ i पे 1 प्लस dp ऑफ j रखूंगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना लॉजिक यूज कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, मेरी i की वैल्यू 0, तो मतलब 1 ही रखा था, 0 से पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आउटर लूप 1 से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर i की वैल्यू अपनी रखती 1। अब j मेरा जो है वो कहाँ तक जाएगा, i माइनस 1 से 0 तक। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर j मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, विच इज i माइनस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इस j के लिए ith वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। तो हमने देखा 1th इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है हमारे पास 4, और 0th इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है 5, क्योंकि 5 ऑलरेडी 4 से बड़ा है, मतलब कि ARR ऑफ i पर जो एलिमेंट पड़ा है वो छोटा है अगर ARR ऑफ j से, तो हमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 5 के बाद आ रहा है और 4 5 से छोटा है, तो वो इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस 5 के बाद लग के तो वो बना ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे इसको तो छोड़ो, अपने नेक्स्ट पे मूव करो। तो j की वैल्यू 0 के लिए हमने चेक करा, j की वैल्यू जब डिक्रीमेंट होगी तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो हम अपने इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो फिर से क्या होगा, हमारा आउटर लूप स्टार्ट होगा, आउटर लूप में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो अब हमारा जो इनर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i माइनस 1 से 0 तक। i माइनस 1 मतलब 1, 1 से लेकर 0th इंडेक्स तक। तो हमने क्या करा, अपने ARR ऑफ i और ARR ऑफ j को कंपेयर करते गए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ARR ऑफ i और ARR ऑफ j, तो ARR ऑफ j जो था विच इज 4 और ARR ऑफ i विच इज 11, तो ARR ऑफ i बड़ा है किससे, ARR ऑफ j से। तो हमारा ARR ऑफ i पे जो 11 पड़ा है वो 4 के बाद लगकर एक सबसीक्वेंस बना सकता है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये चेक करेंगे कि क्या 1 प्लस dp ऑफ j मतलब 1 प्लस dp ऑफ 1 क्या बड़ा है किससे, dp ऑफ i से। ये चेक करने का क्या मतलब है कि हमारा जो 4th इंडेक्स पर एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस थी उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो हमारी 11 तक उसकी लेंथ 11 हो जाए। 1 प्लस dp ऑफ j में 1 प्लस dp ऑफ j करने का क्या मतलब है कि 11 को मैं 4 के बाद लगा रही हूँ, तो 4 तक एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ क्या होगी, जो dp ऑफ j पर पड़ा है। और अगर मैं उसके बाद 11 लगा रही हूँ तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 प्लस dp ऑफ j। तो अगर 1 प्लस dp ऑफ j बड़ा है किससे, dp ऑफ i से, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस 4 के बाद अपने इस 11 को लगा रही हूँ, तो जो लॉन्ग इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बन रही है उसकी जो लेंथ है क्या वो बड़ी है किससे,
ऑलरेडी हमारे जो डीपी ऑफ आई पर लेंथ पड़ी है उससे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए लेंथ। तो हो सकता है 4 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा हो जिसके बाद 11 लगने पर उसकी लेंथ बड़ी बन रही हो, किससे? 4 के बाद 11 को लगाने से। तो इसीलिए हम अपनी ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 1 प्लस डीपी ऑफ जे बड़ा है डीपी ऑफ आई से। अगर है तो डीपी ऑफ आई को 1 प्लस डीपी ऑफ जे कर दो। तो जैसे कि यहाँ पर हो रहा था यही कंडीशन सेटिस्फाई, हमारा डीपी ऑफ जे मतलब जो डीपी ऑफ 1 था उस पे रखा हुआ था 1, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो बन जाएगा 2, जो कि बड़ा है किससे? डीपी ऑफ 2 से। तो हमने क्या करा, अपने डीपी ऑफ आई पे क्या रख दिया? 2। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है? हमने अपनी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाई है विच इज 5 एंड 11। यहाँ पर बेसिकली एक्चुअल में 4 और 11 बन रही है, मैंने गलती से 5 लिख दिया क्योंकि हमने j इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया। अब जब हम j इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे तो भी 5 जो है वो 11 से छोटा है, तो हम 11 को 5 के बाद लगाकर भी एक अपनी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हैं। तो हमने ये चेक करा इसके बाद कि 5 छोटा तो है 11 के, साथ ही साथ ये भी चेक करो कि 1 प्लस 5 पे एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ मतलब डीपी ऑफ 0, तो 1 प्लस डीपी ऑफ 0 क्या बड़ा है किससे? डीपी ऑफ 2 से। तो डीपी ऑफ 2 पे अब क्या रख चुके हैं हम ऑलरेडी 2, और 1 प्लस डीपी ऑफ 0 भी क्या बन रहा है? 2। तो 2 और 2 तो सेम ही है, तो हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस डीपी ऑफ जे क्योंकि इक्वल टू डीपी ऑफ आई था इसलिए नो चेंज। ठीक है जी। अब j इक्वल्स टू 0 के लिए होगा, j फर्दर जब डिक्रीमेंट होगा -1 वो लेस देन 0 है, तो हमारा इनर लूप से बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा? फिर से आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 3 के लिए चेक होगा। i इक्वल्स टू 3 पर हमारा क्या पड़ा है? 1। अब हम चेक करेंगे, j का लूप चलाएंगे इनर लूप कहाँ से कहाँ तक? i-1 मतलब 2th इंडेक्स से 0th इंडेक्स तक। तो हम सबसे पहले ARR ऑफ 2 को चेक करेंगे, क्या वो बड़ा छोटा है ARR ऑफ 3 से, क्योंकि 11 1 से बड़ा है, तो 1 11 के बाद लग के हमें पता है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं बना सकता। तो कुछ चेक मत करो, सीधा अपने j को डिक्रीमेंट करो। ठीक है जी। j इक्वल्स टू 2 से अब क्या होगा? j इक्वल्स टू 1। अब फिर से हमने देखा ARR ऑफ j मतलब 4 क्या छोटा है हमारे ARR ऑफ i मतलब 1 से? ऐसा तो नहीं है। तो 1 जब 4 के बाद लगेगा तो वो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो बना ही नहीं सकता। तो इसको भी छोड़ दो, अपने j को फर्दर डिक्रीमेंट करो। तो हमने j को 0 कर दिया। 5 जो कि है अब फिर से वो भी 1 से छोटा नहीं है, तो 1 को 5 के बाद लगा के हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं मिलेगी, तो फिर से j को डिक्रीमेंट कर दो। अब j की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो हमारा इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो आउटर लूप हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे i की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर i की वैल्यू इस बार 4 हो चुकी है। इस बार अब हमारी j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 3 से लेकर 0 तक चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक ARR ऑफ j के कंपेयर करेंगे किससे? ARR ऑफ i से। तो j की वैल्यू सबसे पहले 3 है यहाँ पे और i की वैल्यू 4। तो ARR ऑफ j मतलब 1 छोटा है किससे? ARR ऑफ i से विच इज 16। तो हम 16 को 1 के बाद लगाकर अपनी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो अब ये चेक कर लो लेकिन क्या 1 तक की जो लेंथ होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस थी उसकी लेंथ में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, 1 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम 16 को लगाएंगे। तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं किसमें? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस विच इज एंडिंग एट 1, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1, उस पे एंड होने वाली सबसीक्वेंस पे अगर मैं 1 ऐड करूं तो जो लेंथ बनेगी विच इज 2, क्या वो लेस देन है किसके? ऑलरेडी जो हमारी डीपी ऑफ 4 पे लेंथ पड़ी है उसके। तो डीपी ऑफ 4 पे और अभी क्या पड़ा है हमारे पास? यहाँ पर 1 पड़ा है, और डीपी ऑफ 3 + 1 आर इज गिविंग अस 2। तो हमने क्या करा, अपने डीपी ऑफ 4 को अपडेट करके यहाँ पे 2 कर दिया। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है कि 1 के बाद हमने 16 को लगाया है, तो 1 पर एंड होने वाली सबसीक्वेंस अभी सिर्फ एक ही थी विच इज 1, तो 1 के बाद हमने 16 को लगा दिया, तो हमारे को ये एक सबसीक्वेंस मिल गई जिसकी लेंथ है 2। तो डीपी ऑफ 4 पे हमने ये 2 जो रखा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्दर क्या होगा, जे की वैल्यू 3 से डिक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब फिर से हमने देखा कि ARR ऑफ J पर जो एलिमेंट पड़ा है विच इज 11 वो छोटा है किससे? हमारे ARR ऑफ I विच इज 16 से। तो हम 11 के बाद जब 16 को लगाएंगे तो भी हमें एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगी। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या 1 प्लस लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस इट इज एंडिंग एट 11 ग्रेटर है किससे? ऑलरेडी जो हमारे डीपी ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट
16 जो है हमारी अभी तक जो थी, क्या उससे बड़ी है 1 प्लस लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस एंडिंग एट 11? तो हमने चेक करा 1 प्लस डीपी ऑफ 2, तो डीपी ऑफ 2 पर हमारे पास क्या पड़ा था 2, तो 1 प्लस 2 इज 3। कहने का मतलब क्या है कि जो इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस 11 पर एंड हो रही थी उसकी लेंथ अभी तक 2 थी, तो अगर हम उसके बाद 16 को लगा दें तो उसकी लेंथ क्या बन जाएगी हमारे पास 3, जो कि अभी तक की बड़ी सबसे बड़ी लेंथ है। तो हमने क्या करा, अपने फोर्थ इंडेक्स पर 2 की जगह यहाँ पर क्या रख दिया 3 रख दिया। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 11 के बाद 16 को लगाया है, और 11 पर एंड होने वाली अभी तक की इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस क्या थी 5 11 16 और 4 11, तो हमने 16 को उसके बाद लगाया तो हमारी सीक्वेंस जो बनी वो बन गई 5 11 16। ये 3 इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा। तो सिमिलरली अब क्या होगा, हमारा जे फिर से डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 4 भी 16 से छोटा है। तो हम ये देखेंगे कि 4 पे एंड होने वाली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ प्लस 1 बड़ी है क्या अभी तक हमारी जो डीपी ऑफ 4 पे लेंथ बड़ी है उससे। तो 1 प्लस डीपी ऑफ 1 इज 2, तो 2 छोटा है इनफैक्ट किससे, हमारे डीपी ऑफ 4 से, तो हम अभी कोई अपडेशन नहीं करेंगे। सिमिलरली हम आई इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे, सॉरी जे इक्वल्स टू 0 के लिए। ए आर आर ऑफ 0 पे एलिमेंट जो पड़ा है 5, वो भी छोटा है 16 से, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन 1 प्लस डीपी ऑफ 0 इज गिविंग अस 2, क्योंकि डीपी ऑफ 0 तक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ जो है वो 1 है, सिर्फ 5 ही है और उस लेंथ में, तो 1 प्लस दैट लेंथ इज 2 विच इज स्मॉलर देन डीपी ऑफ 4 विच इज 3, तो हम अपने डीपी ऑफ 4 को अपडेट नहीं करेंगे। अब हमारा क्या होगा, फर्दर फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और यही पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या, हमारे डीपी एरे में हर एक इंडेक्स पर हमें वो वैल्यू मिल गई है कि longest increasing subsequence ending at that ith index, तो वो हमारी लेंथ dp of i पर पड़ी है। अब होगा क्या, हमें हर एक इंडेक्स के लिए लेंथ मिल गया which is ending at length of increasing subsequence ending at that ith index, और हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, अपने इस पूरे एरे में से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ चाहिए थी। तो हमारे इस एरे में अब जो डीपी एरे में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए फिर से फॉर लूप नहीं चलाएंगे कि जो बड़ी है उस वैल्यू को फाइंड आउट करो। हम क्या करेंगे, हर एक इनर लूप के बाद ही चेक कर लेंगे कि हमारे डीपी ऑफ आई पे जो वैल्यू हमने रखी थी, हमें इनिशियली मैक्स को कर देंगे 1, क्योंकि हमारे डीपी में इनिशियली हर एक पॉइंट पर 1 वैल्यू पड़ी है। फिर हमारा आउटर लूप स्टार्ट होगा, आउटर लूप के अंदर इनर लूप होगा। एक पर्टिकुलर आई को हम जब फिल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनर लूप जब एग्जीक्यूट हो जा रहा है उसके बाद, तो उसके बाद ही हम तभी की तभी चेक कर लेंगे कि क्या जो वैल्यू हम डीपी ऑफ आई पे रख रहे हैं वो मैक्स से बड़ी है, तो हम तभी की तभी अपने मैक्स को अपडेट कर देंगे। हमें फर्दर एक और फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है इस डीपी एरे की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप लॉजिक क्लियर है। एक बार इसको कोड देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मेन फंक्शन में सबसे पहले यूजर से अपना एरे का साइज एंटर करवाया एन में, उसके बाद एक इनपुट एरे बनाया एन साइज का, उसके एलिमेंट्स एंटर करवा लिए यूजर से। फिर मैंने अपना एक डीपी एरे बनाया सेम एन साइज का, और उस डीपी एरे को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या करा, हमारा एक एट द एंड फाइनल जो आंसर है मैक्स लेंथ का, उसको अब इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करा। 1 से क्यों करा, क्योंकि डीपी पे हर एक एलिमेंट पे मैंने 1 रखा है अभी, तो 1 तो आंसर होगा ही। अब मैंने क्या करा, अपने डीपी एरे पे ith इंडेक्स को फिल करना स्टार्ट कर। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, क्योंकि 0 फिर से स्टार्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि j की वैल्यू i माइनस 1 से लेकर 0 तक जाती, तो i इक्वल्स टू 0 के लिए j की वैल्यू -1 होती, तो मैंने डायरेक्टली i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी ताकि j 0 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आउटर लूप मैंने 1 से लेकर n तक चलाया, और इनर लूप i माइनस 1 से 0 तक। अब हर एक j के लिए मैंने ये चेक करा कि क्या वो i से ARR ऑफ i से बड़ा है। अगर बड़ा है तो दूसरी कंडीशन ये भी चेक करो कि क्या 1 प्लस डीपी ऑफ j डीपी ऑफ i से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, 1 प्लस लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस एंडिंग एट j, उसमें मैं अगर 1 ऐड करूं, क्योंकि हम अपने ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है उसे ऐड कर रहे हैं जो jth इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है, तो jth इंडेक्स तक एंड होने वाली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस में मुझे लेंथ में 1 ऐड करना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर मैं अपने करंट ith एलिमेंट को ऐड करती हूँ
jth इंडेक्स के वाले एलिमेंट के बाद, तो उसकी लेंथ 1 प्लस dp ऑफ j हो जाएगी। और वो अगर जो लेंथ है हमारी जो बनी है अब लेंथ, न्यू लेंथ, वो अगर बड़ी है किससे, हमारी अभी तक की जो ith इंडेक्स पर एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ थी उससे, तो मैं अपडेट करूंगी कि dp ऑफ i पर क्या रख दो, 1 प्लस dp ऑफ j। ऐसा मैं हर j के लिए करूंगी विच इज बिटवीन i माइनस 1th इंडेक्स टू 0th इंडेक्स तक। तो अब इनर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, मेरे ith इंडेक्स पर वैल्यू तो फिल हो चुकी होगी dp ऑफ i पे, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम रेदर देन हर एक दोबारा से हर एक अपने पूरे डीपी एरे पे ट्रेवर्स करके मैक्सिमम वैल्यू निकालने से अच्छा है कि मैं यहीं पर ही अपने ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैक्स लेंथ से कंपेयर कर लूं। एक्स्ट्रा लूप नहीं लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहीं पर ये कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने चेक करा, इफ मैक्स लेंथ इज लेस देन dp ऑफ i, तो मैक्स लेंथ को भी अपडेट कर दो एज dp ऑफ i। तो ये मेरे कोड का लॉजिक था। एट द एंड जब लूप कंप्लीट हो गया तो मैंने प्रिंट करा दिया क्या, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस मैक्स लेंथ। ठीक है, अब हम एक बार ही रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इनपुट एरे का साइज 6 दिया और अपना एरे क्या दिया मैंने, 5 4 11 1 16 और 8। तो इस एरे में हमें ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो अगर हम ध्यान से देखें 5 11 16 ये एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। सिमिलरली 4 11 16 ये भी एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो दोनों की ही लेंथ 3 है, तो हमें इसे 3 रिटर्न करना चाहिए। दिस इज लेंथ ऑफ maximum length of or the greatest length of our longest increasing subsequence for this array। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस 3, आंसर सही आ रहा। ठीक है, तो आई होप लॉजिक क्लियर है। कुछ नहीं करना, एक एक्स्ट्रा एरे बनाया हमने, उसमें हर एक इंडेक्स मेरा ये डिनोट कर रहा है कि उस इंडेक्स पर एंड होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मैक्सिमम लेंथ की क्या बन सकती है। उसके लिए हमने क्या करा, i माइनस 1 से 0 तक हम गए, उस एलिमेंट को देखा जो एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है, और साथ ही साथ अगर उस इंडेक्स पर एंड होने वाली हमारी जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस थी उसमें अगर मैं 1 लेंथ ऐड कर दूं फॉर आवर करंट एलिमेंट, तो जो लेंथ बनी क्या वो ग्रेटर है हमारी अभी तक की जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रही थी उस एलिमेंट से। अगर है तो मैं अपने डीपी ऑफ आई को अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप लॉजिक क्लियर है। एक बार दोबारा देख लो, अगर नहीं है तो समझ आ जाएगा। थैंक यू।